गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका दोबारा से स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है अपन बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज बुद्धि के एक नए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसका नाम रहेगा बेटा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ठीक से समझना और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें नोट डाउन भी साथ में आप करते रहना। तो इसको कहते हैं तरल तरल एवं ठोस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है उनका नाम है रेमंड वी केटल। इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है वो है रेमंड वी केटल। तो केटल साहब ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इन्होंने बुद्धि के ठोस एवं तरल सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रेमंड वी केटल को जाता है। केटल की थ्योरी अपन पर्सनालिटी में भी पढ़ते हैं, जहां पे इन्होंने सोर्स ट्रेट एवं सरफेस ट्रेट्स के बारे में बताया था। तो बेसिकली रेमंड वी केटल ने बुद्धि को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला रहेगा आपका फ्लूइड इंटेलिजेंसी या तरल बुद्धि, और दूसरा रहेगा आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी या ठोस बुद्धि। तो इन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली इंस्पायर थी चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी से। इन्होंने अपने सिद्धांत में चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी से इंस्पायर थी। और जो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी में मैंने आपको बताया था, चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी में दो तत्व थे, एक आपका जी फैक्टर और एक आपका एस फैक्टर। जी का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंसी और एस मतलब होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी। तो चार्ल्स स्पीयरमैन के जी फैक्टर का यूज इन्होंने अपने सिद्धांत में किया था। जी फैक्टर का यूज रेमंड वी केटल के द्वारा अपनी थ्योरी में किया गया था। तो और इनके सिद्धांत का नया नाम पड़ा, इनकी थ्योरीज का नया नाम पड़ा जनरल, क्योंकि इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के जी फैक्टर का यूज किया था, इस वजह से जनरल फ्लूइड एवं जनरल क्रिस्टलाइज्ड तो इन्होंने अपनी थ्योरी को दो भागों में बांटा, जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टलाइज्ड के तौर पर इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया। जी, अब इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ जी एफ मतलब होगा जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी और जी मतलब होगा जनरल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी। तो इन दोनों चीज़ों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्होंने ओवरऑल, मैंने आपको बताया कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला रहेगा आपका जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी और दूसरा रहेगा जनरल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। इन्होंने जो जी वर्ड उठाया वो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी से लिया था, और इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी से ही, इनकी थ्योरी क्या थी बेटा? इंस्पायर थी। तो जनरल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी इंटेलिजेंसी। इसका मीन्स होगा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मैं लिखता हूँ, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी का मतलब होता है ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी बुद्धि जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो आपके तर्क करने में, जो आपकी किसी नए समस्या के समाधान में आपकी हेल्प करती हो। जो किसी एक नोवल प्रॉब्लम आपके सामने आई, एक न्यू सिचुएशंस में, एक नई परिस्थिति में, अगर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, एक न्यू सिचुएशंस में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, तो बेटा ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये आपके जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी का पार्ट हो जाता है। अगर एक न्यू सिचुएशंस में एक नई प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हो, बिना प्रीवियस नॉलेज के, बिना जो आपका पिछला ज्ञान है, बिना उसके उपयोग किए अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, तो वो आएगा बेटा आपका जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी के अंतर्गत। इसमें बेसिकली लॉजिक लगाना, जब आप किसी चीज के प्रति लॉजिक लगाते हो, याद नहीं करना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सोल्व करना, तो ये सब किसके पार्ट आएंगे भाई? ये सब किसके भाग हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी के पार्ट हो जाते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस इंटेलिजेंसी की मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला रहेगा बेटा, ये इनेट होती है। इनेट रहेगी मतलब ये आपको जन्म से मिल जाएगी, ये जन्मजात होती है। अगर कोई चीज जन्मजात होगी या इनेट होगी तो उस पर इन्वायरमेंट का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपके हेयर का कलर, देखो आप बाद में डाई करा के उसको चेंज करा सकते हो, बट जैसे एग्जांपल से आप हाइट ले लो, कि आपकी जो हाइट जो रहती है वो आपको अपने जन्म से प्राप्त होती है।
आपको जो हाइट प्राप्त होती है वो जन्म से प्राप्त होती है, आप उसमें एनवायरनमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ें जो आपको इनेट मिलती है, जन्म से आती हैं, वो बेसिकली आपके हेरिडिटी से कनेक्ट होती है और उन पर एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो आपकी जीएफ इंटेलिजेंसी है, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, वो आपके हेरिडिटी से या कहे तो आपके बायोलॉजी से कनेक्ट होती है। बायोलॉजी मतलब जैविकीय तौर पर ये कनेक्टेड रहती है, ये आपकी आनुवांशिकता से, आपके बायोलॉजी से आपकी कनेक्ट रहती है, जिसको कहा जाता है जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंसी। तो इस पर लर्निंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, लर्निंग के द्वारा इसको इनहेंस नहीं कर पाओगे आप। अगर कोई चीज जन्म से मिलेगी तो उसे लर्निंग के द्वारा आप नहीं बदल सकते। जैसे आपकी हाइट हो गई, तो हाइट को आप बहुत ज्यादा कुछ सीख के बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो हाइट है वो आपको आपके जन्म से मिलती है। और इनेट चीजों पर, बायोलॉजी नॉट इनेट चीजों पर, या जो चीजें हेरिडिटी से, बायोलॉजी से प्राप्त होती है, उस पर आपके एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको लर्निंग के द्वारा आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अगर बात करें तो इस पर प्रैक्टिस के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से आप इसको एनहेंस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस एवं ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी जनरल इंटेलिजेंसी को बढ़ा नहीं पाओगे, या फिर कहें तो ये एक फिक्स चीज होती है। इसके अलावा इसका पीक आ जाता है 20 तक, इसका पीक आ जाता है। पीक का मतलब ये 20 साल की एज तक ही ग्रो करती है, इसके बाद में ये ग्रो नहीं करेगी। ये इसका मैक्सिमम पीक कब रहेगा? 20 साल तक। या आप कहो आपकी किशोर अवस्था खत्म होती है तब तक ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद में जो अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, इसके बाद इनका जो दूसरा भाग था वो था कौन सा? इनका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी का। तो इसमें जो इनका दूसरा पार्ट रहेगा वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी का रहेगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो ये आपका हो जाता है। इसका जो रिलेशंस रहता है, और दो चार बातें और लिखो। इसका जो संबंध रहता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब अलग अलग तरीके से सोचना। तो ओवरऑल आपके ये हेरिडिटी से कनेक्ट रहती है, और जिसमें ये एक तरीके से कह सकते हैं जो चार्ल्स स्पीयरमैन का जो एस फैक्टर था ना, जो जनरल फैक्टर था, उससे कनेक्टेड ये रहती है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे तो इनका जी फैक्टर हो जाता है, जी एफ फैक्टर। इसके बाद में इनका जो नेक्स्ट तत्व था वो रहेगा आपका जनरल क्रिस्टलाइज, या फिर कहो तो सामान्य ठोस तत्व, सामान्य ठोस तत्व। तो इनका जो दूसरा फैक्टर था वो रहेगा आपका जनरल क्रिस्टलाइज या जनरल ठोस तत्व। अब इसका ये क्या रहता है, ये किसी स्पेसिफिक फील्ड में, ये किसी विशेष क्षेत्र में, ये किसी विशेष क्षेत्र में बुद्धिमत्ता को दिखाता है कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटेलिजेंस हो तो उसका कनेक्शन वहां से रहता है। इसको आप लर्निंग के द्वारा एनहेंस कर सकते हो, लर्निंग के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। इस बुद्धिमत्ता को आप लर्निंग के द्वारा इंक्रीज कर पाओगे। इसके अलावा इसको ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस का इस पे प्रभाव पड़ेगा भाई। ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से या एजुकेशन के माध्यम से आप इसको इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि ये जन्म से नहीं आती, ये आपको बाहर से सीखना पड़ती है। इसको अर्जित कहोगे आप। ये एक अर्जित बुद्धिमत्ता होती है या एक्वायर्ड इंटेलिजेंसी होती है, जिसको आप बाहर से सीखोगे। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बाहर से सीखी जाती है, जो लर्निंग से सीखी जाती है, उसी को कहा जाएगा आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो जैसे कि लता मंगेशकर में गायन, लता मंगेशकर का गायन, इसके अलावा अरिजीत सिंह की गायक होने की क्षमता, विराट कोहली की अच्छा क्रिकेटर होने की एबिलिटीज जो है, वो सब किसका पार्ट है? तो वो एक सामान्य ठोस या जनरल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी का पार्ट रहता है। तो ये इसमें मैंने आपको मेन बातें बता दी। इसके अलावा इसका जो विकास होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि बेटा आपकी सीखने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। जब जब आप सीखोगे तो आपकी बुद्धि इंक्रीज होगी। तो इस वजह से ये लाइफ लॉन्ग चलती है, एक सीमित समय तक नहीं रहती। ये समय के साथ में कभी खत्म नहीं होगी। ये बूम, एक प्रकार से कहें तो ये जीवन पर्यंत, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये बुद्धिमत्ता चलती रहेगी। इसके अलावा इसको अपन लर्निंग के माध्यम से एनहेंस कर सकते हैं। और इसका जो रिलेशन रहता है बेटा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से रहेगा। कन्वर्जेंट
थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जब आप किसी भी चीज पर सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर पे आते हो तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो ये बेसिकली दो भागों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये ठोस एवं क्रिस्टलाइज बुद्धि का थ्योरी खत्म हो जाती है। इसके बाद एक नई थ्योरी की डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है, अगली थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लेवल। थ्योरी ऑफ लेवल, थ्योरी ऑफ लेवल, या फिर कहो तो हायरार्किकल 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 मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी। हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस। देखो बेटा, बुद्धि में जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है इसमें हायरार्किकल की दो थ्योरीज पढ़ेंगे। सेम नाम है हायरार्किकल थ्योरीज, एक वर्ट एवं वर्णन की पढ़ेंगे। और अभी जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको किसी और साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाऊंगा। तो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस या थ्योरी ऑफ लेवल, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, इसका जो प्रतिपादन किया था वो ऑर्थर जॉनसन के द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था बेटा, तो इसका जो प्रतिपादन है वो ऑर्थर जॉनसन ने किया था। ऑर्थर जॉनसन ने बताया था कि बुद्धि में दो लेवल होते हैं। इन्होंने बुद्धि में कितने लेवल की डिस्कशन किया, तो इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि में दो लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। इन्होंने बुद्धि में कितने लेवल की चर्चाएं की, तो इन्होंने बुद्धि में मुख्यतः दो लेवल के बारे में बताया कि इंसान ये ह्यूमन ब्रेन में दो लेवल होते हैं। तो इन्हीं दो लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं लेवल वन। लेवल वन मतलब क्या होता है, दोनों को अपन कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं ताकि ये आपको इजीली और ठीक ढंग से समझ आ जाएगा। अगर आप कंपेयर करके इसको पढ़ोगे तो एक रहेगा आपका लेवल वन और दूसरा रहेगा आपकी लेवल टू इंटेलिजेंसी। लेवल वन जो इंटेलिजेंसी जो रहती है उसमें क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप एक तो पर्यायवाची शब्द याद करते हो, ये सॉरी इसको हटाओ, एक दूसरा एग्जाम्पल लो कि एक क्लासरूम में दो लड़कियां हैं, मैंने दोनों को कहानी सुनाई है। अब दोनों को कहानी सुनाने के बाद मैंने उन लड़कियों से कहा कि बेटा आपको इस कहानी को क्या करना है, रिपीट करना है, इस कहानी को क्या करना है, इसको दोहराना है। तो जो ए लड़की है या फिर जो ए नाम की जो गर्ल्स है और एक बी नाम की जो गर्ल्स है, ए नाम की गर्ल्स क्या कोशिश कर रही थी कि कहानी को सेम टू सेम एज इट इज या आउटपुट दे रही थी। मैंने जो उन कहानी का इनपुट उनमें डाला तो उसको एज इट इज आउटपुट मतलब सेम टू सेम, उसमें चेंज नहीं कर पा रही थी, वो एज इट इज बोले जा रही थी। और एक जो दूसरी लड़की थी वो क्या कर रही थी, जो मैंने उसमें इनपुट दिया ना कहानी का, उसको एक इफेक्टिव इनपुट में कन्वर्ट करके वो बाहर निकाल रही थी। मतलब जब वो कहानी मुझे दोबारा सुना रही थी, रिकॉल कर रही थी, तो कुछ नए वर्डों को उसने ऐड किया, अपने एक्सपीरियंसेस उस कहानी में जोड़े तो उन्होंने, और जो पुराने वर्ड थे, जो मैंने वर्ड बोले थे, उसकी जगह उसने कुछ अपने वर्डों का यूज किया। तो ओवरऑल लेवल वन का मतलब होता है, इसका संबंध जो रहता है वो संबंधात्मक, सह संबंधात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, सह संबंधात्मक अधिगम से होता है। सह संबंधात्मक अधिगम एक प्रकार से रटने वाला अधिगम होता है। जैसे आप विलोम शब्दों को याद करते हो, जैसा आपने याद किया एज इट इज आप उसको सुनाओगे, उस पर आपके पर्सनल शब्दावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबंधात्मक जैसे पर्यायवाची आप शब्द याद करते हो, विलोम शब्दों को याद करते हो, तो वो एक प्रकार से संबंध बना के याद करते हो। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है जहां आप संबंधात्मक तरीके से, एसोसिएटिव तरीके से सीखते हो। संबंध का मतलब होता है कि जैसा इनपुट डाला सेम वैसा ही आउटपुट निकले, तो उसे कहोगे आप संबंधात्मक अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। तो ये जैसे विलोम शब्दों को याद करना, पर्यायवाची याद कर लेना, कोई कविता एज इट इज याद कर ली उसको बिना समझे। आप यहाँ पे चीजों को कैसे सीखते हो, रट कर सीखते हो। यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो रोट लर्निंग होती है। आप विलोम शब्दों में ज्यादा दिमाग लगा के नहीं सीख पाओगे, आप उनको ज्यादातर रट कर ही सीखते हो। तो यहाँ पे किस प्रकार की लर्निंग होती है, रोट लर्निंग। जहां आप लेवल वन में किसकी बात करोगे, रोट लर्निंग वाली। यहाँ पे जो लर्निंग रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका सह संबंधात्मक या एसोसिएटिव लर्निंग। और यहाँ पे जो सीखना रहेगा वो कोग्निटिव लर्निंग रहेगा। कोग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप अपनी दिमाग की क्षमताओं का यहाँ यूज करोगे, आप अपने मेंटल एबिलिटीज का यूज करते हो। मेंटल एबिलिटीज का जब आप यूज करोगे तो वहां किस प्रकार का लेवल रहेगा, तो लेवल टू। यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लर्निंग, जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पर, आपने कोई कहानी लिखी, तो इस कहानी को लिखने में आपको एक उच्च लेवल की चिंतन की आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल लेवल का चिंतन आप कर लोगे, आपको एक हाई लेवल चिंतन की जरूरत पड़ेगी। और वो कहाँ पे आएगा, लेवल टू में। अगर मैं कहूं तो इसमें लोड्स का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें निम्न स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया। ये जो आपका रहेगा लेवल टू वाला, इसमें होट्स मीन्स होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल।
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का मतलब होता है जब आप अपनी दिमाग की ज्यादा क्षमताओं को यूज करोगे तो उसे बोलोगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और इसका संबंध होता है लोड्स से। लोड्स की मीन्स होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसमें निम्न स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, इसमें उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें निम्न स्तरीय चिंतन की आवश्यकता रहती है। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दी है। कुछ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जो लेवल 1 जो रहता है, लेवल 1 और लेवल 2, बेसिकली ये रटने से संबंधित रहेगा कि भाई आपने चीजों को रट लिया, और इसका संबंध रहता है समझने से। अगर बात करें तो जो इनपुट मैंने आपको आपके अंदर दिया है, तो इनपुट जो रहता है वो आउटपुट के सेम रहता है, बिल्कुल सेम, एकदम सेम। जैसे विलोम शब्दों में जो आपने याद किया वही तो आप बाहर निकालोगे, तो इनपुट आउटपुट इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है और इसके बाद जो आउटपुट आता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। आउटपुट इनपुट इसमें एक इफेक्टिव प्रभावी आउटपुट में कन्वर्ट होकर अगर बाहर आ रहा है तो उसे कहोगे आप लेवल 2 की इंटेलिजेंसी। और इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था आर्थर जॉनसन के द्वारा। तो इस थ्योरी में इतना ही, इसकी कुछ स्लाइड आगे देख लेते हैं, लगी हुई होगी तो आपको काम में आएगी। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी। हायरार्किकल मतलब एक क्रम में, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, हायरार्किकल मॉडल या लेवल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो इसका प्रतिपादन मैं आपको बता चुका हूं, किसने किया था बेटा, आर्थर जॉनसन के द्वारा इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। आर्थर जॉनसन ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है, आर्थर जॉनसन ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बुद्धि को 2 स्तरों में बांटा, इन्होंने बुद्धि को 2 लेवल में बांटा। पहला आपका, इन्होंने बुद्धि को कितने लेवल में बांटा, एक रहेगा आपका लेवल फर्स्ट जिसका संबंध आपकी रटने वाली सीखने से रहता है, और दूसरा रहेगा लेवल सेकंड जिसका रिलेशन आपके समझने से, जब आप ब्रेन का यूज करके किसी चीज को समझते हो तो वो आएगा आपका लेवल 2 के अंतर्गत। और लेवल 1 में क्या आता है बेटा, लेवल 1 में आता है रटने से रिलेटेड चीजें। तो आगे देखिए, तो लेवल 1 या इसको टाइप ए भी कहोगे, इसका संबंध रहता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएशन मतलब संबंध बना के चीजों को समझना। जैसे विलोम शब्दों को आप संबंध के माध्यम से तो याद करते हो, अच्छा का विलोम बुरा, तो ये एक संबंध हो गया। यहाँ पे आपके उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार के सीखने में निम्न स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है टाइप ए की लर्निंग या लेवल ए की बुद्धिमत्ता। एसोसिएटिव लर्निंग मेनली कैसे होगी, तो ये आपकी रटकर होती है, आप चीजों को बिना समझे रट लेते हो, तो वो कहा जाएगा आपका रोट लर्निंग या एसोसिएटिव लर्निंग। दूसरी बात ये जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब ये आपको इनेट मिलेगी, इस पर पर्यावरण का प्रभाव कम पड़ेगा। इसमें व्यक्ति जानकारी को ग्रहण करता है और पुनः प्रस्तुत करता है। सिंपल है, आप इसको जानकारी को याद कर लोगे और एज इट इज बाहर निकाल दोगे। इसमें जो आउटपुट रहता है वो इफेक्टिव नहीं रहता इसमें, और लेवल 2 में जो आउटपुट आता है वो काफी इफेक्टिव आउटपुट के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर प्रोड्यूस होता है। इसके बात करें इसका रिलेशन मेमोरी से, मेमोरी में बेसिकली कौन सी चीजें आती है जिनका संबंध रटने से रहता है, वो मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है, या फिर रोट लर्निंग से इसका रिलेशन होता है। इसका आउटपुट इनपुट ना के बराबर, या तो बहुत ज्यादा बराबर रहेगा या ना के बराबर कनेक्टेड रहता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आती है। ये क्षमता लगभग सभी व्यक्तियों में, ये लगभग सब व्यक्तियों में एक इक्वल पाई जाएगी। इसके अलावा इसका संबंध निम्न स्तरीय चिंतन से होता है, जैसे याद कर लेना, कविता को याद करना, मुहावरे पर्यायवाची वगैरह याद करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी थ्योरी की बात करें, दूसरे लेवल की बात करें, तो दूसरा लेवल है आपका लेवल 2। इसका संबंध एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी, ओवरऑल आप कह सकते हो कि हाई ऑर्डर की थिंकिंग चाहिए इसमें, हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसमें निम्न स्तर के चिंतन की नहीं, एक उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के लेवल में व्यक्ति एक हायर ऑर्डर में पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त मीन्स होता है जो चीजें आपके सामने नहीं रहती उनके बारे में सोचने के लिए आपको अमूर्तता की आवश्यकता होती है। ये उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता है। लेवल 2 वाला जो वाला व्यक्ति रहेगा उसमें एक हाई लेवल की उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता उसके पास रहेगी। इसमें इनपुट एक प्रभावी आउटपुट के रूप में, इसका जो आउटपुट है एक इफेक्टिव आउटपुट के रूप में आता है। जैसे मैंने लड़की को कहानी सुनाई थी, तो जो बी नाम की लड़की थी उसने कहानी में कुछ अपने पॉइंटों को भी ऐड किया था। तो उसने अगर उस कहानी में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया, कुछ मैनिपुलेशंस किया, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड किया, तो उसका जो आउटपुट था वो इनपुट से डिफरेंट था, मतलब एक इफेक्टिव आउटपुट के रूप में उसने अपनी बात को रखी। तो इसमें इनपुट आउटपुट एक प्रभावी रूप में बाहर आता है। इसमें व्यक्ति लॉजिकल थिंकिंग, समस्या समाधान
और अमूर्त चिंतन, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएगी बेटा, आपके लेवल 2 के अंतर्गत आती है। इसमें व्यक्ति में काफी अंतर पाया जाता है। वो वाली जो बुद्धिमत्ता लगभग सब में समान पाई जाएगी, बट इसमें बुद्धिमत्ता में अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये इसको ट्रेनिंग के माध्यम से एनहेंस किया जा सकता है, इस वजह से ये बुद्धिमत्ता डिफरेंट हो जाती है। उदाहरण गणित को सोल्व करना या फिर सीरीज को सोल्व करना, और इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का प्रभाव नहीं होता। चलो छोड़िएगा, ये तो आपके काम की है भी नहीं, तब तो इतना याद रखो, इसमें उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये दो थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, तो इसके बाद में ये दो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज से क्या करूँगा, जो रीट मेंस के बच्चे हैं, स्पेसिफिकली रीट मेंस वाले बच्चे, उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, और इस सीरीज में देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है। इस सीरीज में आपको डेली आपके आधे से 45 मिनट की क्लासेस रहेगी। इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, और ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी, किन बच्चों को ये देखना चाहिए। पहली बात तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मनोविज्ञान और पेडागोजी को एक प्रकार ठीक ढंग से पढ़ लिया है। जिनको मनोविज्ञान और पेडागोजी का नॉलेज है, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जो बिगनर है, फ्रेशर है, उनके लिए थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण रहेगी, बट उनके लिए भी इक्वली महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज में मैं डेली 20 क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। ये जो सीरीज रहेगी, इस सीरीज में मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, और इन 20 क्वेश्चन में से जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके साइकोलॉजी वाले पोर्शन के रहेंगे, मनोविज्ञान वाले चैप्टर के रहेंगे। इसमें से जो 10 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के रहेंगे, और जो बचे 10 क्वेश्चन है वो उसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और एसएसटी, इनके क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग रेशियो में। तो ओवरऑल ये सीरीज में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। पहले जो 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान से रिलेटेड रहेंगे, और अगले 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से कनेक्टेड रहेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो पेडागोजी मेंस में आएगी 40 क्वेश्चन, 40 नंबर की मतलब 20 क्वेश्चन, और साइकोलॉजी के आएंगे 10 क्वेश्चन, मतलब होता है 20 नंबर का, तो टोटल 60 से। इसके अलावा आरटीई के जो क्वेश्चन है, तो शैक्षिक परिदृश्य में आरटीई 2009 और 2011। इसके अलावा बात करें तो चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार आपको ठीक से, इस सीरीज में क्या रहेगा। तो इस सीरीज में एक तो साइकोलॉजी वाला पोर्शन रहेगा। इसमें साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जहां आपको 20 नंबर मिलेंगे, और इसमें क्वेश्चन आते हैं ये 10। इसके बाद बात करें पेडागोजी। पेडागोजी में बेटा आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी में आपके क्वेश्चन आते हैं कितने, 20, 5-5 क्वेश्चन आते हैं सभी 4 सब्जेक्ट के, ओवरऑल 40 नंबर की। इसके अलावा आरटीई के अलावा बात करते हैं आपका एनईपी। ये आरटीई 2009 और 2011 राजस्थान के संदर्भ में, 2011 एनईपी 2020, ये सब चीजों को मैं कवर कराऊंगा। इसका पोर्शन आएगा बेटा लगभग आपका, ये लगभग आ जाते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। तो ये जो 80 नंबर वाला क्वेश्चन है, इन 80 नंबर को प्राप्त करने के लिए मैं आपके सामने एक सीरीज लाऊंगा, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इस सीरीज में रहेगा क्या बेसिकली बेटा, इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शंस को फिर मैं क्या करूंगा, आपके सामने ठीक प्रकार से उनको एनालाइज करूंगा, उनको डिफरेंट अच्छे ढंग से आपको एनालाइज करूंगा। और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप चाहो तो ले पाओगे बाद में। इन क्वेश्चंस को मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक नोटबुक और पेन कॉपी लेना है, उन नोटबुक में इन क्वेश्चंस को ठीक से लिखना है। जो भी चीज़ आपको नहीं मिल जाती है उसको नोट डाउन करते चलना है। और इस थ्योरीज को आप, जो आपकी सीरीज रहेगी, इसे डेली बेसिस पे देखना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और ये सीरीज आपकी रीट के मेंस तक चलने वाली है बेटा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मान के चलो, अभी मेंस में लगभग मान के चलते हैं 120 या फिर अभी तो लगभग मान के चलो 120 डेज है। तो 120 डेज आपकी क्लास रहेगी। 120 डेज में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 का, तो लगभग 2400 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ विथ एनालिसिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो सब बच्चे इस सीरीज से जुड़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आपकी, और ये जो क्लासेस चल रही है आपको साइकोलॉजी की डिटेल्ड पेडागोजी सीरीज, इसमें तो आपके सभी सिद्धांतों को डिटेल्ड से समझाऊंगा मैं आपको। पूरी ये कंप्लीट सीरीज रहेगी, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा कि 2 वीडियोस अपलोड करके छोड़ दी, नहीं। ये कंप्लीट सीरीज रहेगी। इसमें आपको जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो इस चीज़ को
पा सके। और जो सीरीज, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज की जो वीडियोस है वो कल से आपको नियमित तौर पे मिलने लगेगी। आपको क्या करना है बेटा, डेली उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आपकी एक बहुत ही शानदार तैयारी इसके माध्यम से हो पाएगी। आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।